जब दुनिया में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, तब हम 4.5 जनरेशन राफेल्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? हंग्री माउथ्स आर वेटिंग। हम बहुत पहले से वेट कर रहे हैं। ये ना केवल दुश्मन के रेडार्स को सेंस कर लेगा, पर उनको कैसे जैम करना है और कितनी अच्छी तरीके से जैम करना उसको भी बता देगा। रफाल जो हम ले रहे हैं ये F3 वर्जन नहीं है, ये F4 वर्जन है। कि रफाल के जो फ्यूजलाज है वो भारत में बनेंगे, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए ग्लोबली। ये 6 स्क्वाड आते हैं तब भी हमको 9 स्क्वाड की कमी रहेगी, लेकिन ये 6 स्क्वाड आने से जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक बहुत मजबूती मिलेगी भारतीय वायुसेना को। भारत ये लेते हैं 114 जहाज, तो हमको ग्लोबली भी हम सप्लाई कर सकते हैं। एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, AI समिट चल रहा है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक ही बात की है, दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील 3.25 लाख करोड़ से भारत राफेल खरीदने जा रहा है, 114 राफेल्स। लेकिन सवाल लोगों के दिलों में, हमारे दिलों में सबसे बड़ा यह है कि जब दुनिया में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, ट्रंप की तरफ से भारत को सीधा ऑफर है F-35 के लिए। रूस हमें Su-57 ऑफर कर चुका है। Su-57 तो राफेल से सस्ता पड़ेगा अगर हम खरीदना चाहें तो। बावजूद इसके भारत सरकार इतनी महंगी डील क्यों कर रही है? क्या राफेल की डील भारत के लिए एक महंगी डील है? और तब जब दुनिया में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, तब हम 4.5 जनरेशन राफेल्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये सब समझने के लिए आपको कोमोडोर एस बहल को सुनना चाहिए। प्रकाश जी धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं ये कहूंगा बहुत बड़ी खुशखबरी अब हमारी एयरफोर्स के लिए। आपको याद होगा हमारा चीफ का स्टेटमेंट जब उन्होंने कहा हंग्री माउथ्स आर वेटिंग। हम बहुत पहले से वेट कर रहे हैं, क्योंकि 42 स्क्वाड ने हमारी सैंक्शन और अब 29 पे आ चुके हैं, यानी कि 13 स्क्वाड्स कम हैं। और 13 स्क्वाड का मतलब एक स्क्वाड में 18 से 20 जहाज होते हैं, तो सोचिए हम 250 से 260 जहाज कम है। और उसके ऊपर क्या हुआ कि जो सिचुएशन बनी हुई है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश भी अब उसमें ऐड हो गया, म्यांमार से हमारे को थ्रेट्स आती हैं, उल्फा के जो आतंकवादी संगठन है उनसे। और कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि भारतीय वायुसेना जो आज एक 4th लार्जेस्ट वायुसेना है, लेकिन मोस्ट प्रोफेशनल वायुसेना है, उसको भी क्रिटिकलिटी महसूस होने लग गई। और क्यों होने लग गई? क्योंकि इस 29 में से भी अभी हमारे 12 स्क्वाड जो हैं, 6 स्क्वाड जैगुआर के, 3 MiG-29 के और 3 जो हैं वो मिराज 2000 के हैं। ये 40 साल के करीब अपने पूरे कर रहे हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि और 10 सालों के अंदर हमको इन 12 स्क्वाड को भी कहीं ना कहीं रिटायर करना पड़ेगा। तो आज अगर 29 है, 12 को रिटायर कर दे तो 17 रह जाते हैं। और हमको मिल क्या रहा है? हमको मिल रहे हैं LCA Mark 1A, जो अब कह रहे हैं थोड़ा सा और डिले हो गया है, लेकिन आने शुरू हो जाएंगे। तो उनको भी अगर मैं मिला लूं, 180 जो हम लेंगे, तो अगले 10 साल में वो पूरे आएंगे। और उस 10 साल के अंदर कितने स्क्वाड बने? 180, उसको अगर हम डिवाइड करें 18 से तो 10 स्क्वाड बने। तो यानी कि 17 को अगर ऐड करें 10 से तो 27 स्क्वाड, यानी कि तब भी हम बहुत पीछे होंगे। तो अगर ये 6 स्क्वाड आते हैं तब भी हमको 9 स्क्वाड की कमी रहेगी, लेकिन ये 6 स्क्वाड आने से जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक बहुत मजबूती मिलेगी भारतीय वायुसेना को। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका जो दूसरा पार्ट था ना इस क्वेश्चन का कि रफाल ही क्यों, हम कोई और भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम Su-57 भी ले सकते हैं जो 5th जनरेशन है, शायद इससे सस्ता हो। लेकिन इसका पूरा का पूरा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप देखिए रफाल जब हमने लिया तो हमारे पास 36 जहाज हैं, 26 हम ले रहे हैं नेवी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जब हम इतने जहाज ले रहे हैं तो इसका 10,000 करोड़ के करीब मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, जो इसको सपोर्ट करता है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये रफाल जो हम ले रहे हैं ये F3 वर्जन नहीं है, ये F4 वर्जन है, यानी कि उससे भी एक लेवल ऊपर का जहाज है। और क्या फर्क है इस जहाज के अंदर? इस जहाज के अंदर ये फर्क है कि इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स होंगे। एवियोनिक्स क्या होते हैं?
ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो एक जहाज के अंदर होते हैं, जैसे रेडार। इसमें एक अपग्रेडेड AESA रेडार होगा, जो कि जो करंट रेडार है उससे उसकी क्षमता काफी बेहतर होगी। और ये जो बेहतर क्षमता होगी किस किस चीज में होगी? सिंथेटिक अपर्चर रेडार होगा और ग्राउंड मोबाइल टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेट ट्रैकिंग की क्षमता होगी इसके अंदर। यानी कि हवा में भी रेंज बढ़ेगी और रेजोल्यूशन बढ़ेगी, और ग्राउंड के ऊपर स्पेशली जो ग्राउंड टारगेट्स हैं, जैसे टैंक्स हो गए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो गए, बंकर्स हो गए उनके, तो उनको भी पहचानने में और उनकी रेजोल्यूशन में बहुत बड़ी एक्यूरेसी में अंतर होगा इस रेडार के अंदर। तो हमको अगर अटैक करना है दुश्मन के आतंकवादी बंकर्स पे या उनके लोकेशंस पे, तो ये बहुत ही सिद्ध साबित होगा। तो ये तो हो गई सिर्फ रेडार की बात। फिर इसमें आते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्वीट है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रा, उसका भी अपग्रेडेड वर्जन होगा। स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है? ये ना केवल दुश्मन के रेडार्स के को सेंस कर लेगा, पर उनको कैसे जैम करना है और कितनी अच्छी तरीके से जैम करना उसको भी बता देगा। और साथ में नेटवर्किंग की एबिलिटी है, जैसे कि हम कहते हैं ना ग्राउंड में आपने इसके साथ नेटवर्क बनाया, उसके साथ बनाया, जैसे ग्राउंड के सिस्टम से बनाते हैं, तो ऐसे नेटवर्क हवा में भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि ग्राउंड के रेडार्स और जो हवा में चलने वाले रेडार्स हैं उनका मिश्रण करने के बाद दूसरे जहाजों में बांटना उसकी डेटा इंफॉर्मेशन को, और ड्रोन्स में बांटना। तो यानी कि एक और अच्छी कैपेबिलिटी आ जाएगी, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। मतलब अब ऐसे जहाज होंगे जिनके साथ ड्रोन्स भी होंगे, ताकि जहाज थोड़ा पीछे रहते हुए ड्रोन्स को आगे भेजे और टारगेट सिस्टम्स पे अटैक करे, जिससे उसकी अपनी सेफ्टी भी बनी रहेगी और जो टारगेट अचीवमेंट है, क्योंकि ड्रोन्स हो सकता है बहुत सस्ते वाले भी हो, 3-4 हजार $5,000 वाले, महंगे वाले भी हो सकते हैं कई मिलियन डॉलर्स के। ये डिपेंड करता है कि हमको कौन सा ड्रोन उसके साथ इस्तेमाल करना और कैसे करेंगे। भारत अभी एक कैट सिस्टम डेवलप कर रहा है, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम HAL डेवलप कर रही है, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इसके साथ जो इंडियन वेपन्स हैं वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि अस्त्रा हो गई, ब्रह्मोस हो गई। अभी ये नहीं पता कि हमको वो सोर्स कोड देंगे कि नहीं देंगे, ये नहीं पता अभी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये जहाज हिंदुस्तान में बनने हैं, मैंने आपको वहां पे छोड़ा था, अब वहीं मैं आपको वापस भी लेके जाता हूं। अब देखिए हमारा क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो चुका है। अभी हमारी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी टाटा की, बहुत ही अच्छी है, एरोस्पेस में बड़ा अच्छा काम करती है। उसने एक डील साइन की है डसॉल्ट एविएशन, जो रफाल बनाती है, कि रफाल के जो फ्यूजलाज है वो भारत में बनेंगे, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए, ग्लोबली। अभी इस समय, हाँ जी, दुनिया भर के राफेल्स के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दुनिया भर के राफेल्स के लिए। अभी देखिए कितने ऑर्डर्स हैं रफाल के, 10 कंट्रीज से हैं। अगर हम उनको फ्रेंच एयरफोर्स को छोड़ दें, भारतीय वायुसेना को छोड़ दें और ये वाले जहाज को ऐड ना करें, तो 533 जहाज के ऑर्डर्स हैं, जो इजिप्ट, सर्बिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया से 42 हैं, UAE से 80 हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं रफाल कंपनी के पास। और उनकी क्षमता कितनी है? सिर्फ 24 एक साल में बनाने की। और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सालों में 36 कर दे, उसके बाद 48 कर दे। लेकिन अगर वो रफाल के फ्यूजलाज भारत में बनाते हैं, तो ना केवल अगर भारत ये लेते हैं 114 जहाज, तो हमको ग्लोबली भी हम सप्लाई कर सकते हैं। एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि 3.25 लाख करोड़ हम खर्च रहे सिर्फ 114 जहाज का, नहीं, हम एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एक रफाल का ना केवल फ्यूजलाज, 50% कंपोनेंट जो रफाल के हैं वो भारत में बनेंगे, इंडिजिनाइज होंगे। इसके लिए DRAL, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी, नागपुर में 2017 में बनाई गई थी, और उसने काम करना शुरू कर दिया है किसके ऊपर? फैल्कन 2000 जेट है, एक बिजनेस जेट जो है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 2028 में उसको फ्लाई करेगा। अब अगर हम ये डील साइन कर लेते हैं रफाल के साथ, तो रफाल जहाज भी यहां बनेंगे। पहले 18 तो आएंगे सीधा फ्लाई हुए कंडीशन में, जो बाकी है जहाज, उनमें से 90 जहाज यहां बनेंगे। और अब तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो आखिरी 1 दर्जन या 2 दर्जन जहाज होंगे वो F5 स्टैंडर्ड होंगे, जो अभी तक बना भी नहीं है। आपको एक चीज मैं बताऊं, F3 स्टैंडर्ड जो है ना,
वो अभी 2023 में ही बना था फ्रेंच एयरफोर्स के लिए। इसका मतलब वो इतना एडवांस्ड है जो कि मॉडर्न एयरफोर्सेस के बराबर के जो इलेक्ट्रॉनिक और एवियोनिक कंपोनेंट्स उसके अंदर फिटेड हैं। और आपको मैंने बताया था नेटवर्किंग के बारे में भी। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इंजन जहाज की। और भारत को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इंजन बनाने की, तो अब हमने क्या किया है, अब हमने M88 इंजन जो है रफाल के अंदर फिटेड होता है, उसका MRO हैदराबाद में बनाया है। यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, ना केवल जो हमारे रफाल है उनके लिए, बट पूरी दुनिया में अगर कोई रफाल इंजन को ओवरऑल करना चाहता है तो भारत के अंदर आके ओवरऑल कर सकता है। ये तो ओवरऑल हो गई बात, यानी कि हमको उतना महंगा नहीं पड़ेगा ओवरऑल करना इंजन को, क्योंकि भारत में ही होगा, ना कि फ्रांस में हो। और आखिरी चीज इस पे जो आती है इंजन बनाना। जब हम एक बार ये इंजन बनाने लग जाएंगे, यानी कि ओवरऑल करने लग जाएंगे, तब हमने एक साफरान के साथ डील की है $7 बिलियन की, कि एमका के लिए, आपको भी पता ही है, एमका के लिए हम एक 120 से 140 किलो न्यूटन, एमका क्या है, बिल्कुल हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट ना, बिल्कुल सर, 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो 2035 में प्रोड्यूस होगा। तो अभी उसकी डेवलपमेंट चल रही है, प्रोटोटाइप बन रहे हैं जो कि अभी उड़ने वाले हैं 2 साल के बाद। तो ये वाला जो जहाज है उसका इंजन का को डेवलपमेंट के लिए साफरान कंपनी भारत में करेगी, वो भी हैदराबाद के अंदर। और वो करने की वजह से हम M88 इंजन भी बना पाएंगे। कहां पे हम M88 इंजन बनाएंगे? MRO के पास अंदर, उस वाली फैसिलिटी पे। तो अगर ऐसा इकोसिस्टम हो रहा है जहां पे ना केवल हम एयरफ्रेम बना रहे हैं, ना केवल हम फ्यूजलाज बना रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स बना रहे हैं जो 50% शुरू में होंगे भारत के अंदर, बाकी धीरे धीरे बढ़ते हुए इसका नंबर ऊपर 60 है और उससे भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, इंजन भी बनाने लगेंगे। और हमारा देश आज उस मुकाम पे पहुंच रहा है जिसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे अगर बूस्ट दे दी जाए ना प्रकाश जी, तो एकदम ऊपर चढ़ जाता है। और देखिएगा हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स कहां जाते हैं उस समय।